हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं और पहली बात आपको दिल पर लग सकती है। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि जिसमें किसी अभी जो गेस्ट फैकल्टी चल रही है, वो प्रोसेस जो चल रही है उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोर्ट की मर्ज़ी समझकर इसको एक्सेप्ट कीजिए और हो सकता है कि कोर्ट की मर्ज़ी यही हो और आपको इससे अच्छी पोस्टिंग और कहीं मिले। तो ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। और करप्शन की बात करें तो करप्शन तो हर जगह है दोस्तों, घपला हर जगह होता है। व्यापम की बात करो, हर डिपार्टमेंट में, एमपी के ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर करप्शन ना हो। तो जैसे कि व्यापम की बात करें तो व्यापम, पहले व्यापम नाम था इसका, अब इसके बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी रख दिया गया है। तो नाम बदला है इसका, लेकिन काम भी अभी वही चल रहे हैं। जैसे कि आपने अब ईएमपी कांस्टेबल की देखा होगा, इसके बाद जो टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी आपने देखा है। तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन चलता रहता है और हमको अपनी एबिलिटी ऐसी तैयार करना है दोस्तों, ऐसी तैयार करना है कि सामने वाला कितना ही करप्ट क्यों ना हो, यदि हमारी एबिलिटी अच्छी होती, अच्छे से अच्छी हमारी मार्क्स आते हैं और हमारी एक्सपीरियंस होते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाते हैं। और इसके बाद सामने वाला कितना ही करप्ट क्यों ना हो, वो आपके उस पोजीशन से हटा ही नहीं सकता। वो आपके उसी के माइंड में आएगा यही बात कि यार मैं किस रीज़न से इसको सिलेक्शन ना दूँ, क्योंकि आप तो भरपूर मात्रा में एलिजिबिलिटी है आपकी। और यदि आपको वो इस तरीके से, आपको सब कुछ होने के बावजूद यदि आपका सिलेक्शन नहीं करता है तो वो सामने वाला समझेगा कि यदि इसने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो ये मेरी नौकरी खा जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं और जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। डिमोटिव करने वाले ज़्यादा होते हैं और आपको बहकावे में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। तो दोस्तों, आरटीआई की बात करें तो आरटीआई तो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आरटीआई हमारा हक है, हम कोई भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से आरटीआई लगा सकते हैं, कोई भी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा हक है। और जिस भी डिपार्टमेंट से हम ये आरटीआई लगाते हैं तो उनकी ये ड्यूटी भी बनती है कि आपको आरटीआई का जवाब भी दें, है ना। तो ये बिल्कुल आप इसका कर सकते हैं। और यदि हम इसी के तहत, जैसे कि हम पहली बात बता रहे थे कि इसमें जो एक्सेप्ट किया जाए, तो यदि हम ऑब्जेक्शन नहीं भी उठाते हैं तो दोस्तों हमको एक पढ़े लिखा बेवकूफ़ भी समझते हैं। तो हमें ऑब्जेक्शन उठाना है, लेकिन वैलिड तरीके से और कानून में रहकर। और इसके बाद आरटीआई के तहत हम इसका बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और रही बात एमपी गेस्ट फैकल्टी की, तो इसमें तो करप्शन हुआ है और इसके बाद इसमें हम आपको बता रहे हैं। बाकी कल हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मीटिंग थी हमारी, इसलिए तो हम इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाए। और आप हमारे पास लगातार कमेंट करके आ रहे हैं सर कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो हम आपको वो सभी को यही जवाब दे रहे हैं कि अभी रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन बिल्कुल हम इस पे एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम आरटीआई किस तरीके से करें और इसमें थोड़ा बताने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें क्या घपला हुआ है। तो इसमें हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और जो भी बात है बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल छुपाना नहीं है, ये हमारी एक ड्यूटी है आपके लिए। और तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द कमीशन हायर एजुकेशन भोपाल, और ये लिस्ट पहले ही आ चुकी थी। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्टेड जो सीट है, मतलब जो अभी रिजर्व हुई है, किस किस कैंडिडेट का नाम आया है उसके तहत यहाँ पे हमने इसमें एडिट किया है। और इसके बाद टोटल वैकेंट सीट तो ऑलरेडी इसमें दे रखी थी और इसके बाद यहाँ पर टोटल कॉलेज दे रखे थे कि इतने कॉलेज और इतनी सीट दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्यूरेचर में एक सीट, सॉरी यहाँ पे सेलेक्टेड सीट एक ही दिख रही, मतलब सेलेक्टेड सीट नहीं है जहाँ पे, तो इसकी लिस्ट ही नहीं आई है जहाँ पे। तो जहाँ पे एक ही कॉलेज था और जहाँ पे टोटल वैकेंट सीट एक ही थी इसकी। और बात करें दोस्तों हम बॉटनी की, तो बॉटनी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल वैकेंट सीट है 90 और इसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं वो आप देख सकते हैं 86। अब इसमें बात करें कि हम 4 कैंडिडेट को यहाँ पे क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, तो इसके लिए भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। क्योंकि आरटीआई लगाते हैं दोस्तों हम, तो हमारे पास फुल एविडेंस होना चाहिए।
फुल सबूत होना चाहिए कानून के तहत, उसमें आप लगा सकते हैं, तभी हमारी आरटीआई का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता और वो आपको जवाब दे देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आरटीआई के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस की हमारे पास कॉपीज़ भी होना चाहिए, एक कॉपी उनको भी सेंड करना है। तो उसको हम तरीका बता देंगे आपको आज की वीडियो में, नो प्रॉब्लम। बट ये आप देख सकते हैं कि 90 टोटल वैकेंट सीट है और यहाँ पे 86 टोटल सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंट सीट 54 है और यहाँ पे 53 को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे एक सीट थी और यहाँ पे एक ही टोटल वैकेंट सीट है। और इसके बाद केमिस्ट्री फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंट सीट यहाँ पे 2 थी, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट कितने हुए, 1। और यहाँ पे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में तो 10 ही सीट थी, लेकिन 10 ही इसमें सेलेक्ट हुए हैं। डांस में भी ऐसे ही हुआ है, टोटल वैकेंट सीट 1 थी और एक ही सेलेक्ट किया गया है। और इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो दोस्तों कि 33 टोटल वैकेंट सीट है और जिसमें से 32 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके रिगार्डिंग भी आप आरटीआई लगा सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि टोटल 78 वैकेंट सीट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 15 टोटल वैकेंट सीट है, यहाँ पे 14 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। हिंदी की बात करें तो 29 यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंट सीट है और 28 को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 16 टोटल यहाँ पे वैकेंट सीट है और यहाँ पे 14 को सेलेक्ट किया गया है। होम साइंस में देख सकते हैं कि टोटल जितनी सीट है उतनी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ तो के लिए 2 जो है वही है। और इसके बाद लाइब्रेरियन साइंस की बात करें तो यहाँ भी वही सीट है। और मराठी में भी देख सकते हैं कि 3 वैकेंट सीट थी और 3 ही को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। मैथमेटिक्स में हम देख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में 58 सीट थी, लेकिन टोटल यहाँ पे 56 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। इसी तरीके म्यूजिक में कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक डांस में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद म्यूजिकल वोकल में देख सकते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पे 34 से यहाँ पे वैकेंट सीट शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि 18 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद बाकी जो कैंडिडेट बचे हैं उनका क्या होगा, तो उनको भी तो सेलेक्ट कर सकते थे, चाहे वो पीजी वाले क्यों ना हो। आवेदन तो उन्होंने किया है और वेरिफिकेशन भी उनका हुआ है, चॉइस फिलिंग भी उन्होंने किया है, तो सारी प्रोसेस उन्होंने की है, तो उनको को मौका नहीं दिया गया है। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में तो उल्टा ही होगा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 वैकेंट सीट है और सेलेक्ट कैंडिडेट कितने कर दिए, 33। अब ये क्या बात हुई, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आरटीआई लगा सकते हैं कि भाई एक कैंडिडेट को एक्स्ट्रा क्यों लिया गया है। इसके बाद संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत साहित्य में कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत साहित्य परिचय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी तो लिस्ट ही जनरेट नहीं हुई है। इसके बाद सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू में कोई दिक्कत नहीं है, वेड में भी दिक्कत नहीं है। और जूलॉजी में देख सकते हैं दोस्तों कि जूलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि 63 वैकेंट सीट है और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो है 60। 3 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया है। अब वो क्यों सेलेक्ट नहीं किए आप खुद समझदार हैं और आप देख सकते हो। ग्रांड टोटल की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 555 टोटल वैकेंट सीट है और जहाँ पर टोटल 516 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट की यहाँ पे वैकेंट मतलब दिखाया नहीं गया है और उनको सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये तो अभी हम नहीं बता सकते। और जनरली तौर पर हम देखा जाए तो रीज़न यही हो सकता है कि अंदरूनी बात रहती है, इंटरनली है। और इस तरीके से यदि अभी गेस्ट फैकल्टी में इस तरीके से पोस्टिंग निकलती है तो अंदर ही अंदर बात हो जाती है। आप खुद समझदार है, ज़्यादा ओपन बात करना सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाती है और इस तरीके से हम इसके रिगार्डिंग आरटीआई लगा सकते हैं बिल्कुल फुल एविडेंस के साथ। अब बात करें कि हम आरटीआई लगाएंगे कैसे, किस तरीके से लगाएंगे, तो उसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों आरटीआई हमारा एक हक है, कानून है। और इसके बाद आरटीआई हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और सबसे पहले हम ऑनलाइन आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन आरटीआई की रिक्वेस्ट हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ये इसकी जो लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरटीआई ऑनलाइन। और इसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट
अपेक्स बॉडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है एमपी के अंदर वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट, तो जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एमपी के हैं वो जहाँ पे सब आपको शो हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप जिस डिपार्टमेंट पे आरटीआई लगाना चाहते हैं बिल्कुल आप उसके आरटीआई लगा सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे करके स्क्रॉल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ साइंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल, और इसके बाद नेम आपका, फिर इसके बाद जेंडर, इसके बाद एड्रेस आपका, और फिर इसके बाद का आपका पिन कोड होगा, स्टेट हो गया आपका, फिर स्टेटस होगा, यहाँ पे आप मतलब रूरल हो अर्बन में आते हो, मतलब एजुकेशनल स्टेटस आप देख सकते हैं, और इसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजन कहाँ के इंडियन हो, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट बिलो प्रॉपर्टी लाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस और नो। और इसके बाद यहाँ पे हमें इसका टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं कितने वर्ड में आप देख सकते हैं टोटल, किधर यहाँ पे देखो 30,000 कैरेक्टर्स में आप यहाँ पे वर्ड में हम लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी एविडेंस है यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद इसको हम सबमिट कर सकते हैं, और इसका हमें एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। और एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू स्टेटस, तो व्यू स्टेटस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर ईमेल आईडी और इंटर सिक्योरिटी कोड। तो हम यहाँ पे अपनी आरटीआई स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस रहा और इसमें क्या प्रतिक्रिया हुई। तो ये तो थी ऑनलाइन प्रोसेस। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ऑफलाइन प्रोसेस पर, और वहाँ पर आप भी देख लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले, अब बाद में ऑफलाइन। तो दोस्तों यहीं पर एक टैब ओपन कर लेते हैं हम और एमपी हायर एजुकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। एमपी हायर एजुकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और एंटर अभी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोई लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है यहाँ पर, मतलब कोई भी नया नोटिफिकेशन जनरेट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय पदस्थ अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन लिखन जाने के संबंध में निर्देश, और तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे लिंक दे रखी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई के तहत यदि हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ ही सेकंड में ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरटीआई के लिए यहाँ पर ऐसा कोई एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है और ना ही इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इन सभी के नाम दे रखे हैं अधिकारियों के। यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कमला राजे गर्ल्स पीजी कॉलेज ग्वालियर, और जहाँ से हम डायरेक्ट पर्सनल किसी कॉलेज से आरटीआई लगा सकते हैं, और इनका नाम देख सकते हैं सहायक सूचना अधिकारी डॉक्टर अनुपम गुप्ता, और कर्मचारी कोड आप देख सकते हैं, पद नाम भी देख सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस ये हैं, और इसके बाद मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लगा सकते हैं, और जिस कॉलेज के में भी आरटीआई के तहत ये आरटीआई के लिए ही यहाँ पर ये अधिकारी बैठे हुए हैं, और आरटीआई के तहत यदि यहाँ पे उन्होंने उनका नाम दिया है, इसके बाद उनके कर्मचारी कोड दिया है, पद नाम दिया है, ईमेल आईडी दिया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉल करके उनसे आरटीआई ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कॉलेज के नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज सागर देख सकते हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज सिंगरौली। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज जिसमें एमपी में चल रहे हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिस भी कॉलेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि सर यहाँ पे इतनी सीट नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ पे इतने कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल आप इसकी इन्फॉर्मेशन पर्सनली ले सकते हैं, और यहाँ पे सभी के नाम हैं और आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी
मतलब एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे थे हम, और जहाँ से हम आरटीआई लगाते हैं वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और इसके बाद हम ऑफलाइन लगाते हैं, तो ऑफलाइन अब किस तरीके से लगाना होगा, तो इसके लिए भी हमको आगे चलना होगा, क्योंकि आरटीआई हर तरीके से लगती है दोस्तों। और आरटीआई का वो जो फॉर्मेट होता है वो भी अलग होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, जैसे हमने अभी बता रहे हैं वो कुछ अलग बता रहे हैं तो आप बोलोगे सर ने तो कुछ और बताया, तो सभी का अलग होता है, कोई गलत नहीं होता है। और तो दोस्तों चलते हैं हम अब आगे, इसका जो आरटीआई का जो फॉर्म होता है उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सूचना चाहने के लिए आवेदन का जो प्रारूप है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 और 2005 धारा 6(1) अंतर्गत, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, तो यहाँ पे कार्यालय मतलब एमपी हायर एजुकेशन सतपुड़ा भवन, जो भी हम जिस डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई लगा रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आवेदक का पूरा नाम, पता, सूचना का विशेष यहाँ पे देख सकते हैं, और विभाग कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबंधित है, और सूचना की प्रवृत्ति, और इसके बाद अवधि कब तक आपको चाहिए, चाही गई सूचना का विवरण। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या फीस के देने का सम्मत संलग्न कर दिया गया है, तो मतलब यहाँ से जैसे आप बीपीएल कार्ड है आपके पास, और तो आप बिल्कुल इसमें फ़ीस नहीं लगती है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 10 रुपये का स्टाम्प लगा सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इसके बाद रिटार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क और फ़ोटो एवं प्रति शुल्क, यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है तो 10 रुपये की फ़ीस देना नहीं होगा, और यहाँ पे उनको बीपीएल क्रमांक संख्या शो करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक के हस्ताक्षर, और इसी के बाद यहाँ पे प्रथम और द्वितीय अपील भी यही होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपीलकर्ता का नाम और पता, राज्य के सूचना अधिकारी का नाम, पता, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका क्रम संख्या व दिनांक, और इस तरीके से आरटीआई हम लगा सकते हैं। और हमारी ये तरीका है। तो इसके बाद कहीं से भी आप किसी भी तरीके से कहीं भी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा सकते हैं सूचना का अधिकार के तहत, ये हमारा हक है। और जहाँ भी हम इसका अप्लाई करेंगे वो उनकी एक ड्यूटी भी बनती है, और वो आपको इसका जवाब रिटर्न देंगे जो आप उसमें डेट मेंशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एमपी गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो एमपी गेस्ट फैकल्टी बिल्कुल इसका एनालिसिस तो हम नहीं कर पाए, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों आप आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन नियम कायदे के अंतर्गत रहकर, वैलिड रीजंस के साथ और फुल एविडेंस के साथ बिल्कुल हम आरटीआई लगा सकते हैं। किसी के बहकावे में आकर हमें कोई गलत काम नहीं करना है। और क्योंकि हम भोपाल में रह रहे हैं, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल में आए दिन ऐसा होते रहते हैं, जैसे कि भोपाल में सीएम हाउस से सारे मिनिस्टर रहते हैं, और इसके बाद जो भी डिपार्टमेंट छोटे से लेकर बड़े तक सभी डिपार्टमेंट भोपाल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे केस होते रहते हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर बहुत कुछ अलग ही नज़रिया देखने को मिलती है, और मिलता जुलता कुछ नहीं है, और फालतू में कुछ हो जाता है। तो आप ये समझिए कि आप वैलिड रीज़न के साथ करिए, आरटीआई लगाइए, हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिससे हमें बाद में पछताना हो। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। बिल्कुल यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। इसके अलावा कोई भी हमसे बात आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, या कोई पर्सनली बात है तो बिल्कुल हमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं और हमने पब्लिश भी कर रखे हैं, बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर ही करेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।